हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज है पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए किसका, तो साइंस का सब्जेक्ट साइंस का सेट नंबर चौथा कितना, तो सेट नंबर चौथा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, तो लेकर आ गया हूँ आज चौथा सेट। और जो जो अभी तक मतलब कि सेट 1 से 3 तक नहीं देखें, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएँ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ताकि 2023 इंट्रेंस एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो, जिसमें सरकारी कॉलेज सही से प्रोवाइड हो सके। अच्छा रैंक आएगा तो सरकारी कॉलेज तो प्रोवाइड हो ही जाएगा। और एक आवश्यक सूचना, जो इस चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे, जिसमें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ आज का फिलहाल सेट नंबर चौथा में कितना, सेट नंबर चौथा का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूरा के पुष्प के जनन चक्र है। पुष्प के जनन चक्र कौन सा है? ऑप्शन ए में है पुमांग एवं जायांग, बी में है बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, सी में बोल रहा है दलपुंज एवं पुमांग, एंड डी में बोल रहा है बाह्य दलपुंज एवं जायांग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो पुमांग एवं जायांग। पुष्प के जनन चक्र है कौन कौन, तो पुमांग एवं जायांग है पुष्प के जनन चक्र। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन में। आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। उभयलिंगी पुष्प में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पुमांग और जायांग, बी में है पुंकेसर, सी है सभी दल, एंड डी में क्या बोल रहा है जायांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो जायांग। उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है क्या, तो जायांग पाया जाता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि लगातार क्या, लगातार स्वपरागन होने का परिणाम होता है। स्वपरागन का मतलब अपने से परागन, लगातार स्वपरागन होने का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नए किस्म का बनना, बी में दिया है बीजहीन फल, सी में है अच्छी संतति, डी में क्या बोल रहा है कमजोर संतति। तो थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो लगातार स्वपरागन होने से क्या होता है, तो कमजोर संतति, जो संतति उत्पन्न होता है, आगे वंश उत्पन्न होता है, वो बहुत ही कमजोर होता चला जाता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बोले कि चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है आर्निथोफिली, बी में बोल रहा है चेरेप्टोफिली, सी में बोल रहा है एनीमोफिली, और डी है एंटोमोफिली। तो इसका चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो चमगादड़ द्वारा परागन होता है उसे कहा जाता है चेरोप्टोफिली। चेरोप्टोफिली कहा जाता है चमगादड़ द्वारा परागन को। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन बोला कि निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है। पश्चात निषेचन के बाद बीज का जो बीजावरण बनाता है वो किससे बनता है? ऑप्शन ए में है भ्रूणपोष से, बी में है निभाग से, सी में है बीजांड से, एंड डी में क्या बोला अध्यावरण से। अध्यावरण से, तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात किससे, तो अध्यावरण से। निषेचन के जो बाद में होता है बीज का बीजावरण, वो बनता है किससे, तो अध्यावरण से बनता है। आगे चलते हैं छठा में। छठा में देख लिए बोला कि दोहरा निषेचन पाया जाता है। सेम टू सेम इंट्रेंस एग्जाम में इसी तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब कि इस तरह का पूछा, मतलब पूरा क्वेश्चन डाला भी नहीं रहता है और लगता है कि ये तो याद है, लेकिन वो कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलते हैं देखते हैं। बोला कि दोहरा निषेचन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है जिम्नोस्पर्म में, बी में है ब्रायोफाइटा में, सी में है टेरिडोफाइटा पादप में, एंड डी में बोल रहा है आवृत बीजी पादप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात किसको, तो आवृत बीजी पादप में। दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल निषेचन, तो आवृत बीजी पादप में पाया जाता है दोहरा निषेचन। आगे चलते सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि अमरूद, टमाटर, केला एवं बैगन उदाहरण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में सरस फल एवं बेरी के, बी में पीपो के, एंड सी में बोल रहा है पटभंजक कैप्सूल के, एंड डी में बोल रहा है हेस्पेरेडियम के। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो सरस फल बेरी। अमरूद, टमाटर, केला एवं बैगन उदाहरण किसको, तो सरस फल बेरी के उदाहरण है। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। बोला कि नारियल में खाने योग्य भाग है। नारियल का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए में है मध्य फल भीति, बाह्य फल भीति, बी में बोल रहा है भ्रूणपोष एवं भ्रूण, सी में बोल रहा है अंतः फल भीति, एंड डी में क्या बोल रहा है मध्य फल भीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो भ्रूणपोष एवं भ्रूण। नारियल में खाने योग्य भाग कौन है? तो भ्रूणपोष एवं भ्रूण। जिस तरह से लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची का खाने भाग है एरिल खाया जाता है। इसी तरह से नारियल का बोल रहा था भ्रूणपोष एवं भ्रूण खाया जाता है। आगे चलते नौवां क्वेश्चन में। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि पके आम में खाने योग्य भाग है। आम का खाने योग्य भाग कौन सा भाग है जो आम का खाया जाता है? ऑप्शन ए में है बाह्य फल भीति, बी में है मध्य फल भीति, सी में है फल भीति, एंड डी में बोल रहा है अंतः फल भीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो मध्य फल भीति। बीच में आम आप लोग देखे होंगे गोल रहता है, कैसा रहता है? गोल रहता है। तो इसमें देखे होंगे कि बीच में क्या रहता है? बीच में तो बीज रहता है, बीच में तो बीज रहता है। बाहर से इसको क्या बोलता है? इसका छिलका बोला जाता है, लेकिन खाया जाता कौन? इसमें बीच वाला ही खाया जाता है ना, इसलिए मध्य फल भीति। इसको क्या बोलता है? मेजो कार्प बोला जाता है। इसलिए पके आम का खाने भाग क्या है? मध्य फल भीति, उसे मेजो कार्प बोला जाता है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में।
पूरा कि कटहल में मांसल खाने योग का जैक फ्रूट, कटहल का अंग्रेजी नाम क्या है, जैक फ्रूट का खाने योग भाग्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है परिदल पुंज, बी में है पुष्प अक्ष, सी में है सहपत्रक एंड डी में क्या बोला सहपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो परिदल पुंज। कटहल का खाने योग भाग है परिदल पुंज खाया जाता है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में। पर तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा मुख्य रूप से विद्युत के चालन के लिए प्रयोग किया था, क्यों? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, बी में बोला यह सस्ता होता है, सी में बोला यह बहुत टिकाऊ होता है, या डी में क्या बोला इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अर्थात क्या, तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। किसका? तो तांबा का विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होता है, जिसके कारण विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है धारिता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है वोल्ट, बी में है फैराडे, सी में बोल रहा है पॉइज एंड डी में बोल रहा है गॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाता है, क्या, तो फैराडे। धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। जिस तरह से बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन, उसी तरह से धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। मीटर ब्रिज क्या बोल रहा है? मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है, मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए में है प्रतिरोध, बी में है धारा, सी में है आवेश एंड डी में क्या हो रहा है? विभवांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो प्रतिरोध। मीटर ब्रिज क्या हो रहा है? मीटर ब्रिज की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है शुष्क सेल में एकत्रित रहता है, शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा एकत्रित रहता है? ऑप्शन ए में है स्थितिज ऊर्जा, बी में है रासायनिक ऊर्जा, सी में परमाणु ऊर्जा और डी में बोल रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में क्या रहता है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है शुष्क मतलब सूखा सेल में। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर त्रिज्या आधी कर दी जाता है, त्रिज्या को उसका आधा कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है आधा रह जाएगा, बी में दिया है दुगना हो जाएगा, सी में बोल रहा है 1/4 रह जाएगा एंड डी में बोल रहा है 16 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो 16 गुना। ये शायद क्वेश्चन सेट 1 या 2 में बताए हैं, अगर वहाँ से देख लीजिएगा, उसमें डिटेल बता गया है। तो क्या हो जाएगा? किसी तार को खींच कर त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध उसका 16 गुना बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा नियम पर रॉकेट कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन का तृतीय नियम, बी में दिया है न्यूटन का प्रथम नियम, सी में दिया है न्यूटन का द्वितीय नियम एंड डी में दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का बल का विपरीत प्रक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होता है, वो रॉकेट होता है। रॉकेट इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। जिस तरह से रॉकेट एक है, आगे तरह उड़ कर जाएगा, तो इस तरह से इसको जो ईंधन है ना, वो पीछे की तरफ बिगेगा, इसलिए क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया करता है। ये तो आगे दिया स्पीड में जाएगा ही, लेकिन इसको ईंधन पीछे की ओर बिगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये मात्रक किसका है? तो मात्रक की दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है बोल रहा है? ऑप्शन ए में दिया है 8 × 10⁻15 एंड बी में बोल रहा है 9.46 गुना 10⁻15 एंड सी में बोल रहा है 6.3 गुना 10⁻16 एंड डी में बोल रहा है 4.2 गुना 10⁻13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो कितना हो जाएगा? 9.46 ऑप्शन ए में, बी में हो जाएगा, राइट हो जाएगा 9.46 गुना के 10 तो पावर कितना, तो 15 हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। आगे चलते हैं। अगला हम बोल रहा है 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नींबू तथा संतरा में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में है सिट्रिक अम्ल एंड डी में बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाता है, क्या, तो सिट्रिक अम्ल। नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश के सहायता से विटामिन डी संश्लेषण होता है। ये तो पता ही आप लोग का कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो डी मिलता है। तो वही बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश के सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है यकृत में होता है, बी में होता है गोल ब्लैडर में होता है, सी में त्वचा में होता है एंड डी में क्या हो रहा है? क्या आमाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात क्या, तो त्वचा में। जब प्रकाश लगता है तो अंदर डायरेक्ट थोड़ा ना घूमता, तो कहाँ होता है? त्वचा के ऊपर रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में।
20वां बोला कि जब बर्फ को पानी में डुबोते हैं, जब बर्फ को पानी में डुबाते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है। जब बर्फ को पानी में डुबाते हैं तो उसका बाल आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? ऑप्शन ए में दिया श्यानता के कारण, बी में है पृष्ठ तनाव के कारण, एंड सी में क्या बोला संधारक बल के कारण, एंड डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात किसको? तो पृष्ठ तनाव के कारण जब बर्फ को पानी में डुबाते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। सेम इसी तरह का क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, घबराने कोई बात नहीं है, बस सेट बाय सेट सिर्फ देखते रहिए, सारा क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। एग्जाम आते आते तक पूरा मतलब कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पूछा जाएगा। सो चलते हैं किसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? कौन सा पदार्थ है जो लगाने जो रक्त बह रहा है वो रुक जाएगा? ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी में बोल रहा है फेरिक क्लोराइड, एंड डी में बोल रहा है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो फेरिक क्लोराइड। जो फेरिक क्लोराइड लगाने पर क्या होता है? रक्त जो बहता है वो बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना है? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, एंड सी में बोल रहा है 5, डी थोड़ा नीचे हो गया, डी में बोल रहा है कितना? डी में बोल रहा है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, अर्थात कितना? तो 4 हो जाएगा। किसका था ये? कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होता है? कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होता है? तो 4 होता है, समझे? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि चांदी का अयस्क है, चांदी का अयस्क क्या है? ऑप्शन ए में है बॉक्साइट, बी में है क्यूपराइट, एंड सी में बोल रहा है अर्जेंटाइट, और डी में क्या बोल रहा है? हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो अर्जेंटाइट। चांदी का अयस्क क्या है? तो अर्जेंटाइट है। जिस तरह से कार्बन का अयस्क क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट है। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन में। पूरा कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है जास्ता तांबा जास्ता हुआ निकल का, सी में बोल रहा है तांबा जास्ता हुआ लोहा का, बी में बोल रहा था सी में बोल रहा है तांबा सिल्वर व निकल का, एंड डी में बोल रहा है तांबा एल्यूमिनियम व निकल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? तो तांबा जास्ता निकल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तांबा जास्ता और निकल का होता है। आगे चलते हैं, आगे 25वां क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि सोडियम थायोसल्फेट जिसे क्या बोला जाता है? हाइपो के नाम से भी जाना जाता है, हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया चित्र को काला करने में, बी में दिया चित्र को सफेद करने में, सी है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, एंड डी में बोल रहा है सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? तो सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट अर्थात हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, बस इस सेशन में इतना ही, क्योंकि हर सेट 25 ही क्वेश्चन का संग्रह किया गया है, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन पूछता है इंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।